हेलो दोस्तों। 67th बीपीएससी एंड बिहार की जो भी एग्जामिनेशंस हैं ग्रेजुएट लेवल के, उनमें भी है जो ये है जो क्वेश्चंस आपको काम देंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस चैनल की खासियत है कि आपको जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसी तरह का सेट है जो दोस्तों है जो आपके सामने है जो लाया जा रहा है। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग का जो सब्सक्राइब है वही है जो हिम्मत देता है काम करने का। तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर है जो लोगों के बीच शेयर करें। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। कोई भी चीज़ है दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर है जो जरूर बढ़ेंगे। आप देखे होंगे। तो ये बता रहा है दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रत्यक्ष यानी जो प्रत्यक्ष रूप से जो क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपयोग। अगर बोला जाए दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है तो मुद्रा की मात्रा जो होती है दोस्तों वो है जो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो महत्वपूर्ण नहीं है। मूल्य की स्थिरता आप जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, प्रत्यक्ष रूप से है जो उसका है जो रिफ्लेक्ट होता है। बचत दर, निवेश होगा, बचत होगा तो है जो आर्थिक विकास में है जो सहायक होगा। संसाधनों का उपयोग तो बहुत मस्ट है दोस्तों। ये तो आप जानते हैं कि ये तो पिलर है उसका, संसाधनों का उपयोग। तो मुद्रा की जो मात्रा है दोस्तों वो है जो कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास के प्रत्यक्ष रूप से है जो महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत शांति से है जो क्वेश्चंस को पढ़िएगा दोस्तों है, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पंचवर्षीय योजना दोस्तों आप जानते हैं 12 पंचवर्षीय योजना जो पूरे है जो भारत में चली और उसके बाद है जो पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू की देन है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना का है जो एक सूत्रधार है जो उन्होंने लिखा। तो दोस्तों इसमें कहा जा सकता है कि जो पंचवर्षीय योजना की जो बात है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच, 1951 से 56 के बीच हेराल्ड डोमर मॉडल पे कृषि की प्रधानता दी गई थी। और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि सब चीज़ है जो इंतज़ार कर सकता है लेकिन कृषि कभी इंतज़ार नहीं करता। हमारा खाद्य संकट जो था दोस्तों उस समय बहुत उम्दे लेवल पर था, इसीलिए है जो खाद्य संकट को बचाने के लिए कृषि को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। उसके बाद उद्योगीकरण जो महानोबोलिस मॉडल है ये है जो दूसरा मॉडल है दोस्तों। यही पंचवर्षीय योजना को हटाकर अब है जो दोस्तों है जो वहाँ पर है जो नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग से अगर कुछ बात करें दोस्तों तो नीति आयोग के अभी चेयरमैन जो हैं सुमन बेरी को बनाया गया है। क्या है नीति आयोग का चेयरमैन? नीति आयोग का चेयरमैन को सुमन बेरी और उसके सीईओ है जो दोस्तों अभी है जो परमेश्वरन अय्यर को है जो बनाया गया है। तो दोनों है जो ध्यान रखेगा कि दोनों करेंट से है। तो नीति आयोग के जो अभी है जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है सुमन बेरी हैं और जो सीईओ है जो अय्यर साहब हैं। अभी है जो जस्ट है जो बनाया गया उनको। फिर दोस्तों इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को है जो ज़रूर है जो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा कौन से नकारात्मक हुए, कहाँ कृषि का विकास ज़्यादा हुआ, कौन से पंचवर्षीय योजना फेलवर हुए। आप जानते हैं कि 3 युद्ध हुआ था। योजना अवकाश है जो 2 बार लगा है। कब कब लगा है? 66 से 69 लगा है, 90 से 92 के बीच लगा है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष की थी? तो है जो ये सब चीज़ क्वेश्चंस को पूरा देख लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था, उसका थीम क्या क्या था। तो ये सब पार्ट्स हैं जो आप है जो उसको है जो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल, ध्यान रखिएगा। तीसरा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम एमएसएमई कब पारित हुआ? एमएसएमई बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एमएसएमई की अगर बात करें तो भारत का 11 करोड़ है जो रोज़गार है जो एमएसएमई सेक्टर से आता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो वर्तमान बदहाली ने कहीं ना कहीं है जो रोज़गार को कमी कर दिया है दोस्तों। तो ये है जो विकास अधिनियम जो आया था ये है जो दोस्तों 2006 में है जो संशोधन किया गया था
और है जो इसी समय है जो दोस्तों है जो निगम है जिसको उद्यम विकास अधिनियम है जो इसके है जो लाया गया था। फिर है जो कोरोना काल में है जो दोस्तों इसके है जो वैल्यू है उस वैल्यू को बढ़ा दिया है। आप है जो उसको ज़रूर देखिएगा। और 200 करोड़ तक की जो वैल्यू है उसको है जो दोस्तों भी एमएसएमई सेक्टर में है जो लाने का है जो प्रयास किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2005 से अगर बात करें दोस्तों तो आरटीआई 2005 में आया था, ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उससे है जो ज़रूर है जो हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य के बराबर होगा। नागरिकों हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। कुल उपभोग और निवेश के व्यय का योग के बराबर, ये भी नहीं होगा। सभी व्यक्तियों का व्यक्तिगत आय के योग के बराबर, ये भी नहीं होगा। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। क्या होगा दोस्तों? अंतिम वस्तुओं का सेवा के मौद्रिक मूल्य के बराबर है जो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है। इसमें जीडीपी, एनडीपी, एनडीपी और एनएनपी, ये चारों का है जो आपको है जो कंठस्थ है जो ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, यह है जो दोस्तों मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में है, ध्यान रखिएगा इसको। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एडीबी का मुख्यालय है जो मनीला है। कहाँ है? मनीला में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। लोकतंत्र में भी कितना स्थान है? तो 46वां स्थान है, ध्यान रखिए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी सिहराज अंधाना का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसके है जो कौन है जो इसका मकसद केमा नंबर का है, यह है जो दोस्तों है जो ध्यान रखिएगा। तो टोक्यो पैरालंपिक जो है आपका जो सिहराज अंधाना है जो निशानबाजी से है। किससे है? निशानबाजी से। निशानबाजी से कितना है पदक है जो जीता है? तो 16वां था दोस्तों, ये उसका आधा था। टोक्यो पैरालंपिक में है जो दोस्तों है जो 568 पदक है जीता। 8 6 14 5 19 पदक जीता है टोटल। 24 नंबर पर था दोस्तों। यह है जो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का संबंध 28 फरवरी, यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। अभय घाट समाधि स्थल किसकी है? अभय घाट समाधि स्थल किसकी है? तो मोरारजी देसाई की है। राजीव गांधी का वीर भूमि, जवाहरलाल नेहरू शांति भूमि। जगजीवन राम दोस्तों बहुत अलग पर्सनालिटी है बिहार को लेकर। 52 वर्षों तक है जो दोस्तों एक कैबिनेट में रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल है जो इनका रहा है। और 1937 में जो 1 अप्रैल 1937 को जो बिहार में गठन हुआ था श्री कृष्ण सिंह के समय, उस समय भी है जो वहाँ पर है जो यह जो उनके मंत्रिमंडल में था। तो जगजीवन राम जी का बहुत बड़ा योगदान है जो रहा है। और इनकी ही पुत्री जो थी वह जो लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी, मीरा कुमार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? क्वेश्चन पढ़ना है, अक्षांशीय विस्तार हमको पूछ रहा है। तो अक्षांशीय विस्तार है जो क्या हो जाएगा? यह है जो दोस्तों है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तर। बहुत ये सब क्वेश्चन है जो ध्यान से पढ़ना है दोस्तों कि अक्षांशीय विस्तार और दशांशीय विस्तार है जो कौन पूछ रहा है। तो हमेशा है जो दिमाग को है जो बनाकर है जो शांत रख कर है जो एग्जाम में बैठना है। गोंडवाना लाइन टूटने से क्या हुआ? गोंडवाना लाइन आप जानते हैं दोस्तों ये भारत का ही पूरा इलाका है, गोंडवाना लैंड का ही इलाका है ये पूरा। और ये क्रिटेशियन युग का है। कौन सा है? क्रिटेशियन युग का है। बारामूला पीर पंजार से 99। कहाँ? पीर पंजार से 99। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों आप जानते हैं
ये है जो कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं था, जारवा है जो दोस्तों जो अंडमान निकोबार में है जो पाया जाता है, आप जानते होंगे। तो ये है जो गलत है, यही है जो आपका सम्मिलित नहीं है। अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि गोदावरी है जो नासिक से निकलती है। तो यही जो आंसर है जो इसका छट गया। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है, चुलिया स्वर्ण रेखा पर है। हाँ, चुलिया है जो स्वर्ण रेखा पर है, चुलिया स्वर्ण रेखा नदी। एक चुलिया अलग है, जो एक चुलिया और है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा। ये है जो चुलिया है जो स्वर्ण रेखा पर है।